हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक आज जीरो नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ शेड्यूल्स के बारे में जो फार्मेसी में आप जानते हैं। कई सारे शेड्यूल्स जो हैं ए से लेकर जेड अल्फ़ाबेट तक सारे शेड्यूल्स डिफाइन हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में और भी शेड्यूल्स जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स एज ए एग्जाम परस्पेक्टिव देखे जाए वो जो है इस वीडियोज़ में और आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल को देखते हैं और ये शेड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलेशंस के लिए। तो पहला शेड्यूल जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है शेड्यूल सी, शेड्यूल C1। तो शेड्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलेशंस जो होती हैं, बेसिकली डीएनसी एक्ट देखेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, उसमें भी कई सारे शेड्यूल्स डिफाइन होते हैं और जो गवर्नमेंट है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, उन चीज़ों को शेड्यूल्स बना के जो डिफाइन करती है किस शेड्यूल्स में क्या चीज़ें होंगी, कौन सी मेडिसिन आएंगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होगी, क्या इंपोर्ट्स होगी, वो सारी चीज़ें हम शेड्यूल्स में डिस्कस करते हैं। तो शेड्यूल सी की बात करें तो ये शेड्यूल क्या कहता है, तो अगर हम पढ़ें तो इंक्लूड्स बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स सच एज सीरा, वैक्सीन्स, एंटीजन, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन, इंसुलिन्स, बैक्टीरियोफेजिस, सॉल्यूशन ऑफ सीरम, प्रोटीन्स इंटेंडेड फॉर इंजेक्शंस। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं जो मैंने डिस्कस किया, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब शेड्यूल सी की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी मैंने बताया जैसे सीरा, वैक्सीन, एंटीजन, टॉक्सिन्स, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप इन चीज़ों के वैक्सीन्स तो आपने देखी भी होगी, टॉक्सिन्स देखे होंगे, इंसुलिन से तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, सीरम से भी फैमिलियर होंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इंजेक्शंस हैं, वो सब शेड्यूल सी की कैटेगरी में आते हैं। और C1 भी जो है स्पेसिफाइड किया गया हो कुछ आर्टिकल्स के लिए, जैसे इंक्लूड अदर स्पेशल प्रोडक्ट सच एज डिजिटलिस प्रिपरेशन, फिश ऑयल, अर्गेट प्रिपरेशन, लीवर एक्सट्रैक्ट्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स वाइटामिन्स। डिजिटलिस आप जानते हैं हार्ट के लिए जो है कार्डियोटॉनिक का इस्तेमाल किया जाता है। फिश लीवर ऑयल जो है सी कोड 7C जो आते हैं, ओमेगा। अर्गेट प्रिपरेशंस आती हैं वो शेड्यूल C1 में आती हैं। और इसके लेबल की बात की जाए तो लेबल विथ वर्ड्स क्वेश्चन, जो लेबल आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये जो है हमें देखने को मिलता है उसके लेबल में। और प्रोविजन देखें तो प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पोटेंसी, तो जो है प्रोहिबिटेड होता है। ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ एक्सपायर्ड होगी या उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी तो उसका इंपोर्ट जो है प्रोहिबिटेड होगा। अब चलते हैं हम सेकंड शेड्यूल को, इसको देखते हैं बहुत ही। तो सेकंड शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल ई की बात करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर अक्सर देखने को मिलता है। तो शेड्यूल ई क्या कहता है, तो ओमिटेड एज पर GOI नोटिफिकेशन। तो शेड्यूल E1 फर्स्ट जो बात करें तो लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिकल एंड आयुर्वेदिक सिस्टम्स। तो जितने भी पॉइजनस सब्सटेंट है आयुर्वेदिक में वो सब शेड्यूल ई में देखने को मिलते हैं, शेड्यूल E1 में। और इसकी थोड़ी और फर्दर बात करें तो ड्रग्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, जैसे ड्रग जो वेजिटेबल ओरिजिन के, जैसे भांग आपने देखा होगा, धतूरा देखा होगा, जायफल, ये सब जो है शेड्यूल E1 में देखने को मिलते हैं। फिर जो एनिमल ओरिजिन से, जैसे स्नेक पॉइजन के बारे में आपने सुना होगा, ये भी जो शेड्यूल ई में देखा जा शेड्यूल E1 में देखा, ई फर्स्ट में देखा जाता है। और जो है तीसरी बात करें ड्रग्स ऑफ मिनरल ओरिजिन, वेजिटेबल देख लिया, एनिमल देख लिया, और मिनरल ओरिजिन में देखें तो हड़तला जिसको अर्सेनिक बोलते हैं, और पैरादा जिसको मरकरी बोलते हैं, वो तीनों चीज़ें हैं वेजिटेबल, एनिमल और प्लांट ओरिजिन से, वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन या पॉइजनस सब्सटेंसेस है, वो शेड्यूल E1 में आता है, देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ई से कोई क्वेश्चन आप बन सकता है, तो ड्रग ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन से कोई क्वेश्चन, जैसे भांग वहाँ बिलोंग फ्रॉम विच शेड्यूल, तो वो आप इसका आंसर दे सकते हैं जो आपको पता लग चुका है शेड्यूल। या स्नेक पॉइजन किस शेड्यूल में बिलोंग करता है, हरतला जिसको आर्सेनिक ब्रैकेट में दे दिया जाएगा वो किस शेड्यूल से बिलोंग करता है। ये जितने आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं पॉइजनस सब्सटेंस की, स्पेशली जो आयुर्वेदा में आते हैं, वो किस शेड्यूल से बिलोंग करता है, तो उसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। अब मूव करते हैं हम तीसरे शेड्यूल को देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, उससे भी कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम शेड्यूल एफ में। तो शेड्यूल एफ में कई सारे होते हैं, शेड्यूल F1, शेड्यूल F2, शेड्यूल F3, फिर एफ करके भी होते हैं, तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल एफ क्या करता है पूरा प्योर, तो इट्स इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक की जितनी भी ऑपरेशन या फंक्शनिंग है वो सब शेड्यूल एफ में आती है।
और प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट वो भी शेड्यूल एफ की कैटेगरी में देखने को मिलता है। जनरल की बात करें तो ब्लड बैंक लोकेशन कहाँ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कैसी होगी, स्टाफ एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, ये सब जो है शेड्यूल एफ में देखने को मिलता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट में देखें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू प्रोसीजर ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम द होल ह्यूमन बॉडी, तो इसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ब्लड बैंक जो है वो भी लाइसेंस लेते हैं अथॉरिटी से, वो सब शेड्यूल एफ के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो है लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट, स्टाफ, ये भी सारी चीज़ें हैं जो शेड्यूल एफ में देखते हैं। अब नेक्स्ट इसी कैटेगरी का जो है उसके बारे में बात करते हैं, शेड्यूल के बारे में। नेक्स्ट शेड्यूल्स देखें तो इसमें तीनों हैं, F1 है, F2 है, F3 जो मैंने आपको बताया था। तो F में आता है गिव डिटेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स, एंटीसीरा डायग्नोस्टिक एजेंट। तो इसमें जो है स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन्स के, एंटीसीरा के एंड डायग्नोस्टिक एंटीजन के। शेड्यूल F2 की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टैंडर्ड्स इसमें होते हैं, इंक्लूड बैंडेज, क्लोथ्स, एड्जॉर्बेंट, गॉज, रोल्ड बैंडेज, ये सब शेड्यूल एफ सेकंड में देखने को मिलता है। शेड्यूल एफ थर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर अम्बेलिकल टेप्स लाइक अम्बेलिकल पॉलिस्टर टेप, कॉटन टेप, ये सब जो है शेड्यूल एफ 3 में आते हैं। अब चलते हैं हम शेड्यूल एफ के बारे में, उसमें जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें कई सारे शेड्यूल्स हैं और कई सारे सेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट शेड्यूल को हम डिस्कस करते हैं। तो शेड्यूल एफ जिसमें जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आती है तो मैं रीड करता हूँ। इट्स ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो जितनी भी आई प्रिपरेशंस होती हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वो सब शेड्यूल एफ में देखने को मिलते हैं। स्टराइल व्हेन डिस्पेंस पहला पॉइंट होता है, इसमें स्टरलाइज होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, और क्योंकि उससे अगर स्टराइल नहीं होगी तो वो इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट देखें, कंटेन सुटेबल सब्सटेंस टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, फ्री फ्रॉम फॉरेन मैटर्स एंड इन बॉटल मेड ऑफ आइदर न्यूट्रल ग्लास और सोडा ग्लास। तो जो कंटेनर है वो भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो मेडिकामेंट उसमें अवेलेबल, और फॉरेन पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल नहीं होने चाहिए जो फर्दर इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, क्योंकि आई काफ़ी सेंसिटिव होती है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बहुत प्रिकॉस्टली जो है मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट देखें तो लेबल्स उसमें जो होंगे, यूज़ द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ। तो आप जानते हैं जो भी आई प्रिपरेशन होती है वो 1 मंथ के अंदर ही यूज़ करनी होती है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना होता है, उसको यूज़ नहीं करना होता है। तो ये एज अ काउंसलिंग में हमें पेशेंट को बताना ज़रूरी है। तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमें वो पेशेंट को भी डिस्कस करना पड़ता है। और बात करें द वर्ड्स क्या लिखे होते हैं, नॉट फॉर इंजेक्शंस, तो ये इंजेक्शंस के तौर पे यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, ये भी वर्ड जो है उसमें मेंशन होना चाहिए। और वार्निंग लेवल क्या होता है, तो डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप और अदर डिस्पेंसिंग टिप टू एनी सरफेस सिंस दे में कंटेमिनेट सॉल्यूशन। तो ये भी हम एज अ पेशेंट को काउंसिल करना होता है, फार्मासिस्ट को, कि वो जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन उसकी टिप को भी टच नहीं करना होता है, किसी आर्टिकल से भी नहीं, हैंड से भी नहीं। तो ये बहुत मैंडेटरी होता है और उसको 1 महीने के अंदर डिस्कार्ड करना होता है आफ्टर यूज़। उसके 1 महीने के बाद उसको यूज़ करना प्रोहिबिटेड, मना होता है, वो स्ट्रिक्टली इन्फेक्शंस ना कॉज करे, इसीलिए उसको विद इन 1 मंथ यूज़ करके उसको डिस्कार्ड करना होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट शेड्यूल्स पे। तो शेड्यूल एफ बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस और जो है प्रिवेंशंस लिखी हुई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल्स पे, डिस्कस करते हैं उसको। तो शेड्यूल एच तो आप वाकिफ़ होंगे, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं जो शेड्यूल एच के अंतर्गत आती है, वो जो भी है वो सभी को पता होता है, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सोल्ड नहीं करनी चाहिए। और अगर आप एंटीबायोटिक्स के केस में जो इंडिया में देखा जाए तो शेड्यूल H1 मेडिसिन, जो शेड्यूल एच है, H1 तो बहुत सावधानी के साथ डिस्पेंस करना होता है, मगर शेड्यूल एच बहुत इजीली डिस्पेंस कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसके पॉइंट्स हम देखें तो दिस शेड्यूल इंक्लूड्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, दैट इज ड्रग एंड मेडिसिन विच मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन बाय RMP इज प्रोड्यूस। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है तभी वो उस पर मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती है। सेकेंड पॉइंट, द टाइम एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी नोटेड, कितने दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है, ये भी जो है देखना ज़रूरी होता है। और जो थर्ड पॉइंट देखें तो ड्रग लेबल मस्ट बी डिस्प्ले द टेक्स्ट RX एंड शेड्यूल एच ड्रग, ये मेंशन होना ज़रूरी है प्रिस्क्रिप्शन पे।
एंड वार्निंग क्या होती है उसमें, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली प्रोमिनेंटली। ये आपने देखा भी होगा, मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है, जो रेड सा कॉलम होता है उसमें वार्निंग के तौर पे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच एंड कम विद इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लेबल्ड विद द सिंबल एनआरएक्स एंड शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग प्रोमिनेंटली। तो आपने जो है नार्कोटिक जो है जितनी भी जो ब्रेन से रिलेटेड, जैसे एल्प्राजोलाम हो गया, डाइजीपाम हो गया, ये सारी मेडिसिन जो साइकोट्रोपिक मॉर्फिन्स हो गया, ये सब जो है शेड्यूल एनआरएक्स के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी एनआरएक्स मेडिसिन होती हैं वो बहुत, उसको एक और नए शेड्यूल्स में जो है कन्वर्ट किया गया, शेड्यूल H1, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो शेड्यूल H जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और उसमें एनआरएक्स मेडिसिन है, उसके लिए तो काफ़ी सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। और शेड्यूल H की एग्जांपल्स की बात करें तो जो है कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एपेक्सीमेजैब हो गया, एसाइक्लोवीर हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, बैक्लोफेन हो गया, कार्बिडोपा, टेराजोसिन, ये सारे जो है शेड्यूल, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। और शुगर की मेडिसिन, हाइपरटेंशन की मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, ये सब शेड्यूल H की कैटेगरी में आता है। उसके बाद भी जो है उसको और फर्दर क्लासिफाइड किया गया था शेड्यूल्स में, अलग अलग शेड्यूल्स में। शेड्यूल G में भी डिफाइन किया जाता है, शेड्यूल H1 में डिफाइन किया जाता है, शेड्यूल X में डिफाइन किया जाता है। शेड्यूल H बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है और इसमें सारी डिटेल्स जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज रिज्यूम कर करके देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शेड्यूल क्या कह रहा है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ फार्मासिस्ट, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, इन चीज़ों के बारे में जानना। अब नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल H1, और इसके बारे में प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ड्रग स्टोर रन कर रहे हैं तो शेड्यूल H1 के बारे में आपको सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने ज़रूरी हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर रजिस्टर्स का भी फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो क्या है उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो शेड्यूल H1 इंट्रोड्यूस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक फोर्थ अमेंडमेंट, मतलब चौथे अमेंडमेंट में रूल 2013 में आया था, टू रेगुलेट सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को जो है उसको रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत, क्योंकि इसका मिसयूज़ और कुछ हायर एंटीबायोटिक्स भी जो है इसका मिसयूज़ हो रहा था। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो टू हैव सेपरेट रेगुलेशन टू चेक अनऑथराइज्ड सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स, दस मॉनिटरिंग यूज एंड अब्यूज ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। तो इसके लिए जो है अनऑथराइज जो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये मिसयूज़ की जा सकती है, इसकी हैबिचुएशन हो सकती है, कुछ और भी जो है इसमें साइकोटिक मेडिसिन भी आती हैं इसके अंतर्गत। तो नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर होगा, हियर द ड्रग हैज़ टू बी लेबल्ड विद सिंबल RX in red and conspicuously displayed on the left corner of the label with the following word in box with the red border। तो आप इसके मेडिसिन में भी देख सकते हैं। वार्निंग देखें तो इट इज़ डेंजरस टू टेक द प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस। सेकेंड क्या होता है, नॉट टू बी सोल्ड बाय द रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP। और एग्जाम्पल्स बात करें तो 2 पॉइंट्स इसमें कंसिडर करने वाले हैं। और शेड्यूल H1 के लिए पर्टिकुलर रजिस्टर्स भी बनाए जाते हैं, उसमें पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वांटिटी क्या है मेडिसिन की, एक्सपायरी क्या है, क्या बैच है, और डॉक्टर RMP की भी जो है बेसिक डिटेल्स जो है लिखनी ही पड़ती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, क्लिनिक, ये सब जो है उसका नाम जो है उस रजिस्टर पर मेंटेन करना पड़ता है। और जब भी ड्रग इंस्पेक्टर आता है उन चीज़ों को रिटेल फार्मासिस्ट पे या होलसेल फार्मासिस्ट जो है उस चीज़ को चेक करता है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें शेड्यूल H1 की, तो जैसे जेमीफ्लॉक्सासिन, सिफिक्समिन और लिवोफ्लॉक्सासिन, सेप्डोफॉक्समिन, इसमें कई सारे 48 ड्रग्स जो हैं, और कुछ ड्रग्स अभी और भी बढ़ी हैं, तो 48 ड्रग्स जो हैं इसमें आती हैं। फिर क्लोफेक्सामिन, जोल्पिडाम, एल्प्राजोलाम, डाइजीपाम, ये सारे जो हैं इसमें ही देखने को मिलते हैं। तो वो 48 ड्रग्स भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें से भी कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये शेड्यूल देखने को मिलता है। तो कुछ शेड्यूल्स जो आज हमने डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, तो इसके बारे में आप और भी रीड करें और वीडियोज़ को शेयर करें। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।